Hello everyone. Today we are going to start with another act, that is real estate की act हमारी. If you go by the number of pages तो आपको लगेगा कि ये काफ़ी बड़ी सी एक्ट है, बट ये एक्चुअली बड़ी एक्ट नहीं है. रियल एस्टेट को रेगुलेट और रियल एस्टेट को डेवलप करने वाली एक्ट, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016. क्या मतलब है इस एक्ट का? थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड अगर समझने की कोशिश करें तो एक ज़माना हुआ करता था जब बिल्डर्स क्या करते थे. हम देखते हैं कि आजकल धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारे पास लैंड की शॉर्टेज हो रही है, एंड बिकॉज ऑफ द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय अपार्टमेंट्स या फैसिलिटीज प्रोवाइडेड इन अपार्टमेंट्स, लोग क्या कर रहे हैं, सिक्योरिटी से फैसिलिटी सबके पॉइंट ऑफ व्यू से स्विच कर रहे हैं और रहना चाह रहे हैं फ्लैट्स में. जस्ट एन एग्जाम्पल. अब होता क्या है, फ्लैट के कल्चर में एक प्रोजेक्ट लॉन्च होता है. जब प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो आपको बहुत कम प्राइस पे आप उसकी बुकिंग करा सकते हो. मतलब अभी कंस्ट्रक्शन शुरू भी नहीं हुआ है, या हो सकता है थोड़ा कंस्ट्रक्शन शुरू हो भी गया हो, बट आपका जब लॉन्च होता है तो उस समय क्या होता है, दे टेक एट वेरी नॉमिनल प्राइसेस. नॉमिनल मतलब उसके हिसाब से नॉमिनल, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ सस्ता मिल जाएगा, बट हाँ बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस पे आप बुकिंग्स ले लेते हैं बिल्डर्स. उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वादे कितने के हुए कि आपको 2 साल में घर मिल जाएगा, आप 2 साल बाद तो आपको पोसेशन मिल जाएगा, 1 साल में हमारा कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद इतने टाइम में हम फिनिशिंग कर देंगे और आपको 2 साल के अंदर अंदर पोसेशन मिल जाएगा. मैडम, मैंने भी कहा चलो अच्छा है, अभी 2 साल का टाइम है, उतने में हम सब चीज़ अपने अकॉर्डिंगली प्लान कर लेंगे एंड 2 years आफ्टर वी कैन शिफ्ट टू आवर न्यू होम. बोलते हैं ना, एक घर क्या होता है, होम इज़ नॉट अ प्लेस, इट इज़ अ फीलिंग. तो होम के साथ हमारी बहुत सारी चीज़ें अटैच्ड होती हैं. बहुत सारे लोग लाइफ में एक बार कभी घर ले पाते हैं, पर बिल्डर्स क्या करते हैं, नॉट ऑल बट व्हाट दे डू इज, 2 साल हुए, 3 साल हुए, 4 साल हुए, अभी देने वाले हैं पोसेशन, बस काम पूरा कंप्लीट हो ही गया है. 5 साल हुए, अभी देने वाले हैं. 6 साल हुए, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल. कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, या मैं ये कह लूं कि कोई लिमिट नहीं थी. करते हैं कि नहीं, ऐसा करते हैं बिल्डर्स. सो दिस पर्टिकुलर एक्ट और दिस पर्टिकुलर लॉ इज वन टाइट स्लैप टू ऑल द डिफॉल्टर बिल्डर्स. जो इस तरीके की डिफॉल्ट करते हैं उनके लिए एक्चुअली ये एक्ट आई है. नॉट जस्ट दिस पर्टिकुलर डिफॉल्ट, बट बहुत सारी ऐसी गलतियां हो सकती हैं रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई. पहले इसके लिए कोई लॉ ही नहीं हुआ करता था. जब इतनी ज़्यादा नीड फेल्ट हुई, ऑल्दो बायर्स वगैरह के लिए, बिकॉज यू आर बाइंग अ प्रॉपर्टी, यू आर अ कंज्यूमर, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह में आपके पास रेमेडीज कुछ अवेलेबल है, बट नॉट जस्ट एक वन स्टॉप सोल्यूशन विद ऑल द स्पेसिफिक थिंग्स दैट वी रिक्वायर, ऐसा नहीं था. तो 2016 में ये पर्टिकुलर एक्ट आई है. ठीक है, क्यों, किस इंटेंशन से आई है? नॉट जस्ट टू प्रोटेक्ट द बायर्स बट ऑल्सो टू प्रोटेक्ट द बिल्डर्स. मैम, अभी आपने कहा कि बिल्डर गलती करते हैं इसलिए हमको बायर को बचाना पड़ता है. क्या बायर गलती करते नहीं है? क्या बायर्स, हो सकता है दे आर ऑल्सो नॉट पेइंग देयर ड्यूज इन टाइम, या दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग द वे दे शुड, हर चीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, हर चीज़ में हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं. या हो सकता है बिल्डर ने बोला था कि हम आपको ताजमहल बना के देंगे और बना के क्या दिया. अब जो लेवल पे आप सोच सकते हो आप सोच लो. पॉइंट इज दैट प्लान कुछ और, एग्जीक्यूशन कुछ और, सपने कुछ और, हकीकत कुछ और. तो इतना वेरिएशन क्या चलेगा? बिकॉज वी आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग, और हो सकता है वी आर इन्वेस्टिंग ऑल द सेविंग्स टू दैट पर्टिकुलर होम, राइट. तो हमें इंटर्न क्या मिल रहा है? ऑफकोर्स यू हैव टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस एंड अकॉर्डिंग टू सब चीज़ आपको देखनी होती है. ठीक है, तो हर एक जगह प्राइस हाई चार्ज, लो चार्ज, कुछ भी हो सकता है, कभी डिस्काउंट, कभी वो, दे आर फ्री टू डू, बट दे आर नॉट फ्री टू चीट ऑन द कस्टमर्स. ठीक है, तो वो चीट नहीं कर सकते. दे हैव टू फुलफिल देयर प्रोमिसेस, दे हैव टू फुलफिल ऑल द ऑब्लिगेशंस दैट आर रिक्वायर्ड टू. तो जो सही होना चाहिए, ये एक्ट बहुत सही गलत से जुड़ी हुई है. मतलब इस एक्ट को पढ़ने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने कुछ टेक्निकल पढ़ा. हाँ, आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा चलो फाइनली ये लॉ है,
ऐसा ही तो होना चाहिए था। सो इट इज अ वेरी रिलेटेबल एक्ट, जिसको आपको कुछ टेक्निकलिटी नहीं है, बस एक प्रोसीजर, एक फ्लो है विच यू विल फाइंड राइट, जो आपको लगेगा कि सब सही सही होता जा रहा है। सो इट इज अ रोलर कोस्टर राइड, और इतनी रिलेटेबल है कि आप रियल लाइफ से पूरा का पूरा उसको कंपेयर कर सकते हो और आप समझ सकते हो। ठीक है, तो इतनी बड़ी एक्ट भले ही दिखने में लगे, नंबर ऑफ पेजेस इतने ज़्यादा हैं, बट शॉर्ट एक्ट है, क्रिस्प एक्ट है, और बहुत ईजी एक्ट है आई वुड से, बिकॉज डज नॉट इन्वॉल्व मच टेक्निकलिटी। बहुत टेक्निकल प्रोविजंस नहीं है कि पढ़ के से सर घूम जाए, नहीं। अच्छा ये है, हाँ ये तो हो गई ना, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए भी और आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी आप आंसर कर सकते हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा मैम इसको छोड़ के चले जाना है क्योंकि ये तो बिना पढ़े भी हम आंसर कर लेंगे, नहीं। ठीक है, ये ऐसा सोचो कि इतने कम एफर्ट में आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, तो ये तो ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, ऐसे क्विकली पढ़ लेंगे, सब चीज़ दिमाग में बैठ जाएगी, 2-4 चीज़ें कुछ याद करने जैसी होती हैं, कुछ कीवर्ड्स इधर उधर ध्यान में रख लिए एंड वी कैन प्रेजेंट अ वेरी ब्यूटिफुल आंसर इन एग्जाम। तो लेट्स बिगिन, राइट। चलिए, ये एक्ट क्यों आई, ये एक्ट क्यों आई? इंटरेस्ट ऑफ बायर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, रियल एस्टेट सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट कब आई? बेसिकली देखो, इस एक्ट को प्रेसिडेंट की असेंट मिली थी 25 मार्च 2016 को, 25 मार्च 2016 को। अब ऐसा नहीं हुआ था कि ये एक्ट आपकी एक बार में आ गई, जैसे कंपनीज एक्ट है ना, तो उसके सेक्शंस पार्ट में नोटिफाई हुए थे, वैसे ही ये एक्ट थी। अगर हम बात करें तो 1 मई को देयर वर ओनली 59 सेक्शंस व्हिच वर नोटिफाइड, और उसके बाद फिर 32 ऐसे हमारे नोटिफाई हुए हैं सेक्शंस। ठीक है, सो एट वंस हमारे सिर्फ 59 सेक्शंस नोटिफाई हुए थे। अगर हम बात करें कि डायरेक्ट क्वेश्चन अगर हमें एग्जाम में पूछा जाए कि ये एक्ट किस पर्पज से आई, या ये एक्ट आई है तो किस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में लेके आई है, पहला पॉइंट आपको दिखेगा, एंश्योर अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स अलॉटीज एंड प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। अब फिलहाल के लिए हमें यह भी नहीं पता है कि अलॉटी कौन होता है, बट आपको इतना तो पता है कि अलॉटमेंट जिसको किया जाता है उसको हम अलॉटी बोलते हैं ना। अलॉटर जो अलॉट कर रहा है और अलॉटी जिसको मिल रहा है, जैसे ट्रांसफरर जो ट्रांसफर कर रहा है और ट्रांसफरी जिसको मिल रहा है, तो वैसे ही अलॉटी भी है। अभी हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, बट एज ऑफ नाउ अलॉटी मतलब वही है। अगर मैं घर खरीदने गई हूं, मुझे एक फ्लैट बुक कराना है और मैंने बुक कराया है, सो आई एम दी अलॉटी। ये एक्ट आया टू एंश्योर दैट द बिल्डर्स, that the ones who are actually developing this society, developing this apartment, who have taken payment from me should be accountable also to me. Accountable मतलब जैसे अगर बॉस अपने एम्प्लॉय को कुछ काम देता है तो द एम्प्लॉय इज अकाउंटेबल। अगर उसने कुछ गलत किया तो उसको बोला जा सकता है कि हाँ तुमने गलत किया। ऐसे नहीं बोल सकते नहीं हमें क्या पता, ऐसे आप नहीं बोल सकते। यू हैव टू बी अकाउंटेबल, राइट? यू आर अकाउंटेबल टू समवन। तो ensure accountability towards allottees and protect their interest. So हम allottees के हित में हम allottees का interest protect करना and accountability को ensure करना इस act का पहला objective। दूसरा है infuse transparency, ensure fair play and reduce fraud delays। देखो ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी? जब सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होंगी। क्रिस्टल क्लियर कैसे होती हैं? हम जैसे बोलते हैं दिखाते कुछ और है होता कुछ और है, नहीं। अब इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ, बता दिया गया कि जब आप उनसे एडवांस पेमेंट लेंगे, जब आप बुकिंग्स एक्सेप्ट करेंगे, तो उसके पहले ही आपको ये डिस्क्लोजर दे देना है विच हैज़ टू मैच टू योर एक्चुअल वर्किंग। ठीक है, तो मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें पहले ही डिस्क्लोज कर देनी है। उसके बाद अगर कस्टमर इंटरेस्टेड होगा तो वो लेंगे। दैट मीन्स देयर हैज़ टू बी अ फेयर डिस्क्लोजर एंड हर एक चीज़ ट्रांसपेरेंट मैनर में आपको सामने रखनी ही रखनी है। अलॉटीज विल गेट अ चांस टू मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस। इंट्रोड्यूस प्रोफेशनलिज्म एंड पैन इंडिया स्टैंडर्डाइजेशन। देखो क्या होता है, जब एक सेंट्रल लॉ नहीं होता है ना, तो अलग अलग जगह स्टेट लॉज होते हैं, या फिर स्टेट लॉज भी नहीं है तो जहाँ जिसका जो मन करता है ना, जो कस्टम प्रिवेल करता आ रहा होता है, नहीं बहन जी देखिए यहाँ तो ऐसा ही होता है। हमने बोला 40% तो आपको एडवांस देना ही पड़ेगा। 40% हमने एडवांस दिया, अगले दिन बिल्डर गायब। लॉन्च किया प्रोजेक्ट, इतनी बड़ी वो लेके हमने भी साइट विजिट की, हमको लगा बड़ा गोल्डन प्रोजेक्ट है, हमने तुरंत बुकिंग करा दिया और उनको 1 लाख रुपीज़ दे दिया। अगले दिन पता चला कि वो प्रोजेक्ट तो बंद हो गया। 1 लाख रुपीज़ कोई है ही नहीं सुनने के लिए। वेयर विल आई गेट रिफंड फ्रॉम? गए।
जब पता चला कोई सुनने वाला नहीं है, ना गवर्नमेंट सुन रही है ना कोई सुन रहा है, आपने क्यों दे दिए, ऐसे कैसे पैसे। सो हु इज देयर फॉर अस। और अगर हम गए भी तो हमें पता चला कि अच्छा इतना इतना एडवांस हम दे देते हैं और उसके बाद कोई सुनने वाला भी नहीं होता है, 10 साल बाद प्रोजेक्ट मिलेगा तो फिर मेरा एडवांस वापस करें। नहीं नहीं मैडम देखिए यहाँ तो ऐसे ही होता है, एक बार अगर आपने पैसा दे दिया तो इट इज नॉन रिफंडेबल, देखिए लिखा है ना। तो ये क्या आपने कोई कपड़ों की शॉप खोल रखी है कि एक बार हमने वन गुड्स वन सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक, भले ही आपके गुड्स कैसे भी निकले। तो ऐसे रियल एस्टेट में नहीं चल सकता है, रियल एस्टेट में नहीं चल सकता है, ठीक है। सो इंट्रोड्यूस प्रोफेशनलिज्म, कि प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। दैट मीन्स अगर आपने बोला है, प्रोफेशनलिज्म हम किसको बोलते हैं, फर्स्ट में मीन्स फर्स्ट में, राइट। तो ऐसा होता है प्रोफेशनलिज्म। देन यू हैव पैन इंडिया स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब ऑल ओवर इंडिया क्या होना चाहिए, एक यूनिफॉर्म लॉज हमारे होने चाहिए। देन इम्पोजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन बोथ प्रमोटर एंड अलॉटीज। अब मैम एक और टर्म आ गया, देखो जब तक हम इसकी डेफिनेशन नहीं पढ़ते आप इतना समझ लीजिए, प्रमोटर कौन है, बिल्डर है, और अलॉटी कौन है, वन हु बाइज, वन हु सेल्स। जो बेचता है घर वो प्रमोटर और जो खरीदता है घर वो अलॉटी, फिलहाल के लिए। ये एक्ट इन दोनों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करती है। कैसे? ये एक्ट बोलती है कि प्रमोटर को सारा फेयर डिस्क्लोजर देना चाहिए, कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, काम समय पे करना चाहिए, एवरीथिंग, राइट। और अलॉटीज को भी क्या बोलती है, आपको भी रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना है, दैट मीन्स अपने ड्यूज टाइम पे देने चाहिए, ठीक है। तो सेपरेटली द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अलॉटी, द राइट्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रमोटर्स हैव बीन डिफाइंड अंडर द एक्ट। जगह जगह एक्ट में लिखा हुआ है प्रमोटर को ये करना है, प्रमोटर को वो करना है। अगर आप फंक्शंस ऑफ प्रमोटर ढूंढने जाओगे ना एक्ट में, आपको इतनी लंबी लिस्ट मिलेगी, कोई लाइन से न्यूमरेटेड नहीं है, बट क्या है अलग अलग जगह सेक्शन, इस सेक्शन में अच्छा प्रमोटर को ये करना है, अच्छा प्रमोटर को ये करना है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ फंक्शंस ऑफ प्रमोटर्स। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपोज कर रही है एक्ट किस पे, अलॉटी पे भी, साथ साथ प्रमोटर पे भी। देन यू हैव establish regulatory oversight mechanism to enforce contracts। देखो जो रियल एस्टेट के आप कॉन्ट्रैक्ट्स करते हो उनको रेगुलेट करने के लिए भी यहाँ पे मैकेनिज्म है। इसके साथ साथ एक फास्ट ट्रैक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी है। अगर बिल्डर मुझे धोखा दे ही देता है, बिल्डर ने हजारों लोगों को धोखा दिया, बट मैं उन हजारों में से एक ब्रेव पर्सन थी जिसके पास ये करेज था टू फाइट अगेंस्ट दैट बिल्डर, तो मान लीजिए मैं कोर्ट तक पहुंच भी गई, मैंने उस बिल्डर के अगेंस्ट केस भी फाइल कर दिया, तो क्या होगा, सालों साल बीत जाएंगे, वो बिल्डर ऐसे ही लोगों को और धोखा देता रहेगा, पर मेरा केस आगे नहीं बढ़ेगा। we have a beautiful judicial system in India, but still जितना अच्छा हमारा जुडिशियल सिस्टम है ना, उतना अच्छा हमारी कैपेसिटी है डिस्प्यूट में पड़ने की। अरे हम रोड पे चलते हैं अगर, और गलती से हमारी गाड़ी किसी से टच हो जाए तो हम गाड़ी वहीं रोक के पहले लड़ने उतर जाते हैं कि ये गाड़ी आपने टच कैसे कर दी, और उसके बाद कोई लिमिट ही नहीं है। सो दैट्स हाउ वी इंडियंस आर। हम आगे बढ़ते नहीं हैं, हम ये नहीं सोचते हैं कि चलो हो सकता है किसी और की गलती, नहीं, हम पहले वहीं गाड़ी रोक देंगे और उसके बाद एक लॉ और ब्रेक करते हैं कि हम मिड रोड पे रुके हुए हैं, पीछे से 10 लोग हॉर्न बजा रहे हैं, बट वी डोंट केयर। सो ऐसे क्या होते हैं, हम इंडियंस होते हैं। पर जब हम केस करने की बात करते हैं तो इतने ज़्यादा डिस्प्यूट्स हैं, तो इतने ज़्यादा केसेस हैं, तो जुडिशियल सिस्टम इतना अच्छा है, फिर भी बिकॉज ऑफ आर टेंडेंसी, बिकॉज ऑफ आर नेचर, केसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, तो हमारा नंबर ही नहीं आएगा। तो इफ़ वी वांट कि हमारा ये इशू जल्दी रिजॉल्व हो, वी नीड समथिंग एज फास्ट ट्रैक रेजोल्यूशन, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये रियल एस्टेट वाली सुनवाई हो और जल्दी जल्दी केसेस आगे मूव ऑन करें। तो इस एक्ट के थ्रू एक फास्ट ट्रैक रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी इस्टेब्लिश करते हुए हम देखेंगे, ठीक है। सो विद दीज ऑब्जेक्टिव्स दिस पर्टिकुलर एक्ट केम इनटू फोर्स। इस एक्ट में कुछ फीचर्स भी लिखे हुए हैं, इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, बट फीचर्स एडवांटेजेस सबसे पहले हम इस पूरी एक्ट का एक क्रक्स पढ़ेंगे
कि क्या होता है और कैसे होता है, सो विल कम स्ट्रेट टू द रजिस्ट्रेशन पार्ट और उसके बाद हम देखेंगे ये सब क्या है। देखो सो विल स्टार्ट विद दी कंसेप्ट पार्ट, क्योंकि आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिलेगा, आइडिया मिलेगा, तभी आप आगे चीज़ों को समझ पाएंगे। सबसे पहले हमें नहीं पता कि प्रमोटर कौन होता है, बट हमें ये ज़रूर समझ में आ रहा है एप्लीकेशन रेरा इज समथिंग, नो रिप्लाई, ग्रांट रजिस्ट्रेशन और रिजेक्शन, कुछ कुछ ऐसा हो सकता है। Whenever you are planning to buy a house, आप देखते हो जो ब्रोशर्स होते हैं ऊपर सबसे ऊपर लिखा होता है रेरा नंबर, राइट? कभी नोटिस करना, अगर अभी नहीं किया है तो इफ़ योर पेरेंट्स आर प्लानिंग टू बाय अ हाउस, या फिर आपने कहीं पे भी कोई प्रोजेक्ट देखा ऑनलाइन, यहाँ पे ये फ्लैट्स डेवलप हो रहे हैं, यहाँ पे ये अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, तो आप देखोगे ऊपर एक रेरा नंबर दिखेगा आपको, विच इज़ मस्ट। अब ऐसा हो क्यों रहा है? देखो, हर दिन हो सकता है कहीं कोई गांव में ये फ्लैट बना रहा है, कहीं वो बना रहा है, कहीं वो बना रहा है। गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करे और गवर्नमेंट उनसे जा के क्या करे, इंफॉर्मेशन मांगे, पूछे आपने कोई धोखा तो नहीं किया किसी के साथ? कैसे सरकार को पता चलेगा, गवर्नमेंट को पता चलेगा? सो द वेरी फर्स्ट स्टेप एंड द वेरी फोरमोस्ट स्टेप क्या है कि यू हैव टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड विद एन अथॉरिटी। इस एक्ट में अथॉरिटी बनी हुई है नोन एज रेरा। ये क्या है? रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, रेरा, ठीक है, प्यार से हम यही बुलाते हैं इसको। ये एक अथॉरिटी बनी हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है इस अथॉरिटी को बनाने का, जो कि पूरे के पूरे रियल एस्टेट सेक्टर को रेगुलेट करने वाली है। तो किसी को भी अगर घर बना के बेचना है, किसी को भी अगर कोई कमर्शियल बिल्डिंग बना के बेचनी है, कुछ भी बेचना है बना के, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। कैसे? विद रेरा, विद दी अथॉरिटी। ठीक है, थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई ना? तो मैम मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि मैंने कोई घर लिया या मैंने कोई प्लॉट लिया, मान लीजिए मैंने प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन कराया और अब मैं ये बेचना चाहती हूँ, तो पहले मुझे जाना पड़ेगा रेरा के पास? नहीं, नो, बिल्कुल भी नहीं। द आंसर इज नो। पर मैम आपने तो यही बताया, तो फिर आंसर नो कैसे हो सकता है?
इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। कोई अगर 8 फ्लैट्स के अंदर अंदर का बना के बेचता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज गवर्नमेंट इज कंसर्न फॉर पब्लिक एट लार्ज। छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, उन सब के लिए चलेगा, अलाउड है। या फिर अगर 500 स्क्वायर मीटर, आई रिपीट माई वर्ड्स, 500 स्क्वायर मीटर के अंदर की बात है तो भी चलेगा। 500 स्क्वायर मीटर होता कितना है? ये मेरा प्लॉट है, ये मेरा लैंड है, ये मैं सेल कर रही हूँ, ठीक है, ये मैं सेल कर रही हूँ। इस लैंड की का एरिया कितना है? 500 स्क्वायर मीटर। 500 स्क्वायर फीट नहीं बोला है मैंने। अगर स्क्वायर मीटर को हम स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करें, जो हम कॉमनली समझ पाते हैं, दैट इज व्हाई आई वांट टू, तो क्या होगा? यूजुअली इट इज 10.76 टाइम्स है ना, ऐसा होता है। तो हमारा 500 स्क्वायर मीटर मतलब 5300 स्क्वायर फीट, ऐसा कुछ आएगा, राइट? तो 5300 स्क्वायर फीट का एरिया से अगर कम है, 5300 स्क्वायर फीट, आई होप आप समझ रहे हो कि कितना बड़ा वो एरिया होगा। यूजुअली हमारे घर के कैसे होते हैं? 2000 स्क्वायर फीट, 2500, अगर आप बहुत एक्स्ट्रा रिच हो तो 3000, 3500, आई थिंक सो, राइट? और ज़्यादा हो तो 4000, 4500, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। हम यूजुअल जनरल केसेस की बात करें तो वो क्या होते हैं? अराउंड 2000 स्क्वायर फीट के होते हैं, ठीक है। ये क्या है? 5000 से ज़्यादा 5300 स्क्वायर फीट का हमको एक्सेप्शन दे रहा है, ठीक है। तो इसमें तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो छोटी छोटी हाउसिंग सोसाइटी होती हैं जिसमें सिर्फ 8 फ्लैट है, एक बिल्डिंग है उसमें 2-4 इधर 4 इधर ऐसे बना दिया, 8 फ्लैट बना दिए, कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको रेरा में रजिस्टर कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट जो बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती हैं वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। उसी के बाद आप अपना काम शुरू कर सकते हो। अगर नहीं कराया तो डेफिनेटली क्या होगा? नॉन कंप्लायंस होगा तो पेनाल्टी भी लगेगी। तो यहाँ पे एक प्रमोटर, वी स्टिल डू नॉट नो व्हाट प्रमोटर इज, हु प्रमोटर इज, राइट? प्रमोटर एप्लीकेशन देता है, उसके साथ कुछ अटैचमेंट्स होते हैं, ठीक है, कुछ अटैचमेंट्स होते हैं। वो आप किसको देते हैं? रेरा को देते हैं, अथॉरिटी जो इस एक्ट में है। विद इन 50 डेज या तो वो आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देंगे अगर उनको सब चीज़ ऑर्डर में लगी तो, या तो कुछ रीजंस की वजह से आपको एक मौका दे के आपका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कुछ रिप्लाई ही ना आए। सो अगर कुछ रिप्लाई नहीं आता, वी कंसिडर इट एज डीम्ड रजिस्ट्रेशन। यूजुअली हम कॉन्ट्रैक्ट में क्या बोलते हैं? मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। हमने किसी को प्रपोज किया, वो चुप है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसने हाँ बोल दी। हो सकता है वो नाराज हो सकता है रेरा हमसे नाराज हो, बट यहाँ पे ऐसे ही चलेगा, ठीक है। रेरा नाराज है या खुश है, वी डोंट केयर। रेरा का रिप्लाई नहीं आया मतलब हम मान लेंगे कि हाँ रजिस्ट्रेशन हो गया, हम नेगेटिव नहीं है, वी आर पॉजिटिव, राइट? और अगर रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया तो प्रमोटर को एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, रेरा नंबर, राइट? और साथ साथ एक लॉगिन आईडी पासवर्ड भी मिलता है। तो रेरा के पेज पे जाके आप अपना वेब पेज बनाते हैं, ठीक है। सब अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे, बट ये हमारा एक आइडिया था रजिस्ट्रेशन का। अब इसमें बहुत सारे टर्म्स आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारी चीज़ें समझने वाली होती हैं। सो वी नीड टू स्विच टू डेफिनेशन पार्ट एंड सी कि सबसे पहले तो ये प्रमोटर क्या चीज़ है, किस किस को हम प्रमोटर बोल सकते हैं। सबसे पहले प्रमोटर की डेफिनेशन पे आइएगा। द डेफिनेशंस दैट यू विल फाइंड इज व्हाट यू कॉल अल्फाबेटिकली अरेंज्ड। सब डेफिनेशंस ऐसे ही होती हैं, हर एक्ट में अल्फाबेटिकली ही अरेंज्ड होंगी, ठीक है। चलिए, प्रमोटर का मतलब क्या है? इट मीन्स अ पर्सन हु कंस्ट्रक्ट्स और कॉज टू बी कंस्ट्रक्टेड an independent building or a building consisting of apartments। मैं अगर कोई इंडिपेंडेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रही हूं तो मैं प्रमोटर हूं। मैं अगर एक सेट ऑफ अपार्टमेंट्स, जैसे हम बोलते हैं ना टावर ए, टावर बी, टावर सी, टावर डी, सो आई हैव अ ह्यूज एरिया जिसमें अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, बट दे आर एंड कॉल्ड एन अपार्टमेंट, राइट?
वो अलग अलग अपार्टमेंट्स हो गए हमारी, वो एक सोसाइटी फॉर्म हो जाती है हमारी, राइट? सो देन ऑल्सो आई एम अ प्रमोटर। इसके बाद लिखा है और कन्वर्ट्स एन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग इनटू अपार्टमेंट्स। बहुत सारे ऐसे भी बिल्डर्स होते हैं कि कोई एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, अलग पर्पस के लिए यूज़ हो रही थी, उन्होंने क्या किया, थोड़ा बहुत ऐसे काट छाट के अपार्टमेंट्स की तरह बना दिया और उन्होंने उसको अपार्टमेंट की तरह कन्वर्ट कर दिया, या पूरा का पूरा डिमोलिश करके भी बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं। बिल्डर्स तो ऐसे अलग अलग काम करते ही हैं, ठीक है। ये सब कुछ मैं कर रही हूँ तो मैं एक प्रमोटर हूँ। ये सब कुछ मैं कर रही हूँ तो मैं एक प्रमोटर हूँ। मैम, मैंने एक लैंड लिया, मान लीजिए 6000 स्क्वायर फीट का ही लिया, और मैंने उस पर बिल्डिंग खड़ी की, ठीक है, अंदर खूब लिफ्ट वगैरह लगवाई, सब बहुत बढ़िया सी बिल्डिंग बनाई, क्योंकि मेरा एक बड़ी सी जॉइंट फैमिली है और मैं उस घर में रहने वाली हूँ। तो क्या मैं प्रमोटर हो गई? आपने बोला ना, वन हु कंस्ट्रक्ट्स एन इंडिपेंडेंट बिल्डिंग इज नोन एज अ प्रमोटर। तो अभी हमारी डेफिनेशन खत्म नहीं हुई है। मैं कंस्ट्रक्ट करवा रही हूँ बिल्डिंग उसमें रहने के लिए। ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग, for the purpose of selling all or some of the apartments। अब देखो ये लिखना क्यों जरूरी है। अगर हम बोलें कि बिल्डर है और जो सारे घर बना के बेच देता है वही एक प्रमोटर कहलाएगा, तो हो सकता है हर बिल्डिंग में वो एक घर रख लेंगे अपने लिए, तो क्वाइट पॉसिबल दे डोंट सेल ऑल द हाउसेस, ठीक है। तो कुछ भी घर आप बेच रहे हो, कुछ भी घर आप बेच रहे हो तो आप प्रमोटर कहलाओगे। Why you have constructed, बिकी या नहीं बिकी, that is not important, your intention to sell is important। अगर आपका पर्पस है कि आप बेचने के लिए, सेल करने के लिए प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं, then you will be covered under the definition of promoter, ठीक है। So a promoter means who constructs or causes to be constructed an independent building or a building consisting of apartments, या फिर किसी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को अपार्टमेंट में कन्वर्ट करना फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग। इसके बाद क्या है हमारा, अ पर्सन हु डेवलप्स लैंड इनटू अ प्रोजेक्ट। बिल्डर्स क्या करते हैं, लैंड खरीद लेते हैं, अच्छा लैंड उनको जहां पे भी मिल जाता है, और उसके बाद क्या करते हैं, वो प्रोजेक्ट उस पर डेवलप करते हैं। वेदर और नॉट द पर्सन ऑल्सो कंस्ट्रक्ट्स structures on any of the plots for the purpose of selling to other persons all or some of the plots in the said project, whether with or without structures thereon। क्या बोला मैम इसने? पहले पॉइंट में हमने देखा कि बिल्डिंग बना के हम कुछ घर उसमें से बेच रहे हैं। दूसरे पॉइंट में हमने देखा कि मैंने एक बड़ा सा प्लॉट लिया, हम बोलते हैं ना, बिल्डर्स क्या करते हैं, प्लॉटिंग कर देते हैं। उन्होंने प्लॉट्स निकाल दिए, प्लॉटिंग कर दी। हो सकता है उनके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये विलास कंस्ट्रक्ट कराए उन्होंने इस प्लॉट पे, और ये ऐसे ही प्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो दोनों काम आप अगर कर रहे हो, यू आर कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ प्रमोटर। सो वन हु इज एक्चुअली डूइंग प्लॉटिंग और प्लॉट्स को सेल करने के पर्पज से आपने ये काम किया है तो भी आप प्रमोटर हो, या आप उस पर कुछ स्ट्रक्चर खड़ा करके देते हो तो भी आप प्रमोटर हो, ठीक है। कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटी या कोई पब्लिक बॉडी, हर सिटी में आपको क्या दिखेगी, डेवलपमेंट अथॉरिटीज दिखती हैं। सुना होगा आपने, दिल्ली में आप देखो डीडीए, ठीक है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो डीडीए के क्या होते हैं, फ्लैट्स निकलते हैं। डीडीए के क्या होते हैं, फ्लैट्स निकलते हैं, फ्लैट्स बनते हैं, कुछ छोटे फ्लैट्स होते हैं जिसको LIG MIG ऐसे ऐसे होता है, लॉटरी सिस्टम होता है, आपको भरना होता है, किसी किसी का रैंडम बेसिस पे निकलता है, तो असाइन किए जाते हैं, लॉट किए जाते हैं। व्हाट इज दिस, इट इज ऑल्सो अ ग्रुप हाउसिंग स्कीम ओनली ना। गवर्नमेंट ने इतना बड़ा लैंड देखा, लैंड की प्लॉटिंग करके बेच दिया लोगों को। गवर्नमेंट ने इतना बड़ा लैंड देखा, उस पर फ्लैट्स बनवा दिए और अलग अलग घर बेच दिए लोगों को। सो अगर गवर्नमेंट भी कर रही है, कोई अथॉरिटी भी कर रही है, दैट इज ऑल्सो अ प्रमोटर, और उनको भी
रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करना पड़ेगा। मतलब अगर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी भी ये काम करना चाहती है तो उनको भी डेडलाइंस मीट करनी है, उनको भी सारे रेगुलेशन कंप्लाई करने हैं, एंड दे ऑल्सो हैव टू गेट देमसेल्व्स रजिस्टर्ड विद रेरा आफ्टर दिस एक्ट हैज केम इनटू फोर्स। ठीक है, सो हमारी जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है और पब्लिक बॉडी है वो भी क्या कहलाएंगी, प्रमोटर कहलाएंगी इन रिस्पेक्ट ऑफ अलॉटीज ऑफ बिल्डिंग या अपार्टमेंट जो उन्होंने कंस्ट्रक्ट कराया हो या प्लॉट जो उनके हों और उन्होंने सेल किए हों। ठीक है, इसके बाद आता है एन एपेक्स स्टेट लेवल कोऑपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटी। सो कोऑपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटी क्या होते हैं, जो मेंबर्स के लिए ही वर्क करते हैं, हाउसिंग सोसाइटी है उसी के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, वही कंस्ट्रक्ट करा के मेंबर्स को दे रहे हैं। तो मेंबर्स भी अगर हैं, ठीक है, इट इज़ नॉट ओपन टू द पब्लिक ऑल्सो, अगर मेंबर्स ही हैं तो भी उनके लिए भी आपको ये अप्लाई होगा, तो दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज प्रमोटर्स। उसके बाद लिखा हुआ है कोई भी पर्सन जो बिल्डर की तरह, कॉन्ट्रैक्टर की तरह, डेवलपर की तरह, स्टेट डेवलपर की तरह, कॉलोनाइजर की तरह या किसी भी नाम से आप उसको बुला लो, ठीक है, या फिर वो खुद नहीं भी कर रहा हो तो ही क्लेम्स एज द होल्डर ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी ऑफ द लैंड जिस पे आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करा रहे हो। मान लीजिए वो लैंड मेरा है, ठीक है, लैंड मेरा है और किसी बिल्डर को मैंने हायर किया जो बिल्डर इस पे कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, ठीक है, और क्यों कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, क्योंकि ये आगे घर बेचना चाहते हैं। सो वो जो बिल्डर कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है उस लैंड पे कंस्ट्रक्शन करवाने की, क्योंकि लैंड मेरा है तो आइडियली आई शुड हैव ऑल द राइट्स, बट आई हैव पास्ड ऑन दिस राइट थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी टू द बिल्डर फॉर कंस्ट्रक्शन, तो वो पर्सन भी प्रमोटर कहलाएगा। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर्सन को क्या है, मेरा थोड़ी ना लैंड है, मैं तो बना के ऐसे धोखा देके पैसे लेके निकल लूंगा, नहीं, यू आर ऑल्सो अकाउंटेबल, यू आर ऑल्सो लायबल, तो आप भी प्रमोटर कहलाओगे वेदर यू ओन दैट पर्टिकुलर लैंड और नॉट। ठीक है, देन कोई भी और पर्सन जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करता है फॉर सेल टू जनरल पब्लिक। ठीक है, सो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रमोटर बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रमोटर। सो अब आपको एक आइडिया हो गया होगा कि प्रमोटर में हमारी दिल्ली वो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ या फिर कोई भी पब्लिक बॉडी भी कवर होती है, जो आप प्लॉट बेचते हो वो भी कवर होता है। अब देखो कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है फॉर रेसिडेंशियल पर्पस या फॉर कमर्शियल पर्पस, सो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, बट हमारा पर्पस क्या है, सेल करना, हमारा खुद रहना पर्पस नहीं है। ये सारा कंस्ट्रक्शन क्यों हो रहा है, फॉर सेल, फॉर सेल। ठीक है, तो अगर ऐसे कोई भी कैटेगरी में आप कवर होते हो, बिल्डर कुछ भी आप बोलो अपने आप को, तो आप क्या कहलाओगे, प्रमोटर कहलाओगे फॉर दिस पर्टिकुलर एक्ट। तो अब पूरी एक्ट में जहां पे भी हम प्रमोटर की बात करेंगे, मतलब हम इसी शॉर्ट में आप बिल्डर समझ सकते हो अपने माइंड में, बट आपको ये पूरी डेफिनेशन ध्यान में रखनी है बिकॉज दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, क्लियर, चलिए अब अगला सवाल हमारा ये उठता है कि मैम आपने ये तो बताया कि रजिस्ट्रेशन कराना है, बट रजिस्ट्रेशन कराना कब है। ये तो हमने बता दिया कि जब एप्लीकेशन रेरा तक पहुंचेगी तो उसके 30 डेज के अंदर अंदर रेरा उसको अप्रूव या रिजेक्ट जो भी करना होता है करते हैं, बट हम ये एप्लीकेशन कब तक भेज सकते हैं रेरा को, जब आपकी मर्जी करे आप तब भेजिए। एक्ट आपको कोई डेडलाइन नहीं बता रही है, पर एक्ट इतना ज़रूर बोल रही है कि रजिस्ट्रेशन के पहले आप कुछ कर नहीं सकेंगे। पहले ऐसा ज़माना हुआ करता था कि खूब एडवर्टीजमेंट वगैरह सब शुरू हो गया है, लोगों से हमने एडवांस भी ले लिया, पैसे उठा लिए, कहीं कुछ काम वाम शुरू नहीं हुआ है, बस हवा सारा काम हो रहा है। अब हर एक चीज़ पहले तैयार होनी चाहिए, पहले आपको रेरा से अप्रूवल लेना होगा, उसके बाद आप कोई एडवर्टीजमेंट, कोई मार्केटिंग, कोई बुकिंग, कोई सेल कुछ भी कर सकते हो, बट फर्स्ट यू हैव टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड विद रेरा। उसके पहले आप कोई बुकिंग, कोई सेल, कोई एडवर्टीजमेंट कुछ नहीं कर सकते। एडवर्टीजमेंट क्या होता है,
हम बोलते हैं कोई भी आपके अलग अलग सोसाइटीज़ हो सकती है, श्री राम वुड्स, यहाँ पे बैंगलोर में, कलकत्ता में, दिल्ली में, यहाँ वहाँ, कमिंग सून। ये क्या है? इट इज़ एन एडवर्टीजमेंट। आपने न्यूज़पेपर में ये एडवर्टीजमेंट कैसे निकाला? यू आर नॉट अलाउड टू, यू आर नॉट अलाउड टू। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने रेरा का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है। सो इट इज़ अप टू यू, आप कब लेना चाहें रजिस्ट्रेशन, बट रजिस्ट्रेशन लेने के बाद ही आप ऐसा कोई काम कर सकते हो। See, a promoter, now you know who a promoter is, shall not advertise, market, book or sell or offer for sale or invite persons to purchase in any manner। क्या चीज? कोई भी प्लॉट, कोई भी अपार्टमेंट या कोई भी बिल्डिंग, जो भी आपका केस है, इन एनी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, in any planning area without registering the real estate project with the real estate authority, regulatory authority established, real estate regulatory authority established। ठीक है, अब देखो, ये तो हमने बोल दिया कि हमारी एक्ट आई, उसके बाद की बात है। मान लीजिए ये वो दिन है जब ये एक्ट आई, ठीक है, द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट। फर्स्ट मे को मान लीजिए 59 सेक्शंस नोटिफाई हुए, तो हम इसको फर्स्ट मे मान लेते हैं। यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, दैट मीन्स बिफोर दिस एक्ट केम इनटू फोर्स। ये प्रोजेक्ट ने क्या किया? बहुत सारा लोगों से पैसा उठाया, अभी तक कुछ पेमेंट कुछ की नहीं है, वापस भी नहीं की है, कंस्ट्रक्शन भी आगे नहीं बढ़ रहा है, बड़ा डिले हो रहा है प्रोजेक्ट में। जो प्रोजेक्ट 2 साल में बन के आ जाना चाहिए उसको 12 साल हो गए, अभी तक बना नहीं। अब क्या करें? यहाँ पे लिया था, आज हम यहाँ खड़े हैं, या ये एक्ट आ गई। अब जितने भी नए प्रोजेक्ट्स बनेंगे उनको कुछ भी करने से पहले रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मतलब दे हैव टू गेट देमसेल्व्स, दे हैव टू गेट दैट प्रोजेक्ट। प्रमोटर रजिस्टर नहीं होता है, प्रोजेक्ट रजिस्टर होता है, ठीक है। वंस अगेन आई रिपीट, तो उनको वो प्रोजेक्ट रजिस्टर कराना होगा रेरा के साथ। बट व्हाट अबाउट दीज प्रोजेक्ट्स जो पहले से चलते आ रहे हैं? क्या उनका कोई सिर पैर नहीं होगा? उनके सर पे किसी का भी हाथ नहीं होगा? ये क्या ऐसी ऑर्फन्स की तरह ही रहेंगे? और इनके जो बायर्स हैं वो ये एक्ट आने के बाद भी इनको पूछने वाला कोई नहीं रहेगा? तो ऐसा नहीं है। ये जो प्रोजेक्ट्स आएंगे इनको हम कुछ ट्रांजिशन फेज ज़रूर देंगे। जैसे मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट शुरू हुआ है 2002 में, ठीक है, और ये पर्टिकुलर एक्ट आई 2016 में, तो बहुत पुराना प्रोजेक्ट है। पर हम इनको समय देते हैं कि जब ये एक्ट आई उसके 3 महीने के अंदर अंदर, दैट मीन्स विद इन 3 months दे हैव टू गेट देमसेल्व्स रजिस्टर्ड विद द अथॉरिटी, ठीक है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, ऑलरेडी रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। तो उनको हम इस एक्ट के आने के बाद 3 months का टाइम देते हैं टू गेट देमसेल्व्स रजिस्टर्ड। कई बार ऐसा होता है कि आपने सुना होगा फेजेस में काम होता है। हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है, द फेज 1 इज कंप्लीट, फेज 2 अभी हमने स्टार्ट किया है। तो फेज 1 कंप्लीट है, उसमें पोसेशन मिल रहा है, रेडी टू मूव है, तो आप तुरंत जाके रह सकते हो। बट फेज 2 वी हैव जस्ट स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन, तो इसका पोसेशन आपको 3 साल बाद मिलेगा। ऐसा सुना होगा आपने बिल्डर को कहते हुए। मतलब क्या है, अलग अलग फेजेस में काम हो रहा है। तो ये फेज इंडिपेंडेंट हो गया ना, स्टार्ट भी जल्दी हुआ, कंप्लीट भी जल्दी होगा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा, उसका अलग रूल्स होंगे, उसके अलग होंगे, इसके अलग स्पेसिफिकेशन है, उसके अलग है। तो यहाँ पे आपको फेज वाइज रजिस्ट्रेशन लेना होता है, यहाँ पे आपको फेज वाइज रजिस्ट्रेशन लेना होता है, ठीक है। सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ईच फेज, ठीक है, ताकि धोखा ना हो सके। क्लियर? कब रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है? जब आपका एरिया ऑफ लैंड 500 स्क्वायर मीटर्स से कम है या फिर आपके अपार्टमेंट्स 8 से कम हैं, ठीक है। पहली बात, यू हैव टू बी अ प्रमोटर, मतलब आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हो फॉर रीसेल,
ठीक है, मतलब आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, आपका पर्पस क्या है, तो सेलिंग, ठीक है, आपका पर्पस है कि हम उसको बिजनेस बना रहे हैं और हम उससे अर्न करने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले प्रोजेक्ट पूरा आपको तैयार करना है, बट अपने दिमाग में, ग्राउंड पे नहीं, लैंड पे नहीं, ठीक है। सो अपने दिमाग में आपको तैयार करना है, ऑन पेपर तैयार करना है, आपका सारा प्लान तैयार होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना, लेआउट प्लान होता है हमारा, फ्लोर प्लान होता है, कहाँ पे क्या होगा, बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन दिखते हैं ना, ऐसे प्लान दिखते हैं। तो वो सारे प्लान आपको तैयार कर लेने हैं, आपको कॉस्ट तैयार कर लेनी, हर एक चीज आपको तैयार कर लेनी है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्या क्या अटैचमेंट्स हमको चाहिए, हम रेरा को देते हैं, ठीक है। कब हमको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, अगर हम एक छोटे से लैंड पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मतलब वो 500 स्क्वायर मीटर से कम है, फर्क नहीं पड़ता, यू डोंट हैव टू गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड इवन इफ यू आर सेलिंग द सेम। अगर आप सिर्फ 8 अपार्टमेंट्स बना के रीसेल कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको रेरा का रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, रेरा के साथ रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। Now here comes the process of registration. So every promoter has to make an application to whom? To the authority in such form and such manner as may be prescribed. What are the attachments with the application? क्या लगता है आपको, रेरा क्या क्या जानना चाहेगी? रेरा क्या क्या जानना चाहेगी? कैप करने का मतलब क्या होता है? कैप, केप्ड क्या होता है? किसी भी चीज को ढक्कन लगाना, राइट, बंद कर देना, कवर कर देना, कैप लगा देना, राइट। सो हम मानते हैं कि जो बिल्डर्स हुआ करते थे पहले, बायर्स को बहुत पागल बनाते थे, बट अब ये एक्ट क्या हो गई है, उल्टी हो गई है, और इसीलिए इट हैज़ टेकन अ टर्न। और इसीलिए जितने भी हम बोले कि जो पहले कस्टमर्स को पागल समझते थे, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। सो पागल सारे के सारे क्या हो गए हैं, बंद हो गए हैं, ठीक है। सो अब हमने सारे पागल को बंद कर दिया है, बिकॉज ये हमारे डिस्क्लोजर इज ऑन, राइट। दिस इज जस्ट अ मेमोरी टेक्निक। ये नहीं समझना कि मैम क्या समझा रही है, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी मैं ये नीचे लिखूंगी ना तो समझ में आएगा कि मैंने क्यों लिखा है, बिकॉज ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है और ये याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट अभी जब आप इसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा अब ये याद हो गया हमें, ठीक है। सो ये हमारे क्या है, अटैचमेंट्स हैं, और क्यों है ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और अब मैं देखती हूँ और बताती हूँ आपको कि क्या क्या अटैचमेंट्स हैं। देखो, इतने डिटेल्स क्या करने होते हैं आपको अपनी एप्लीकेशन के साथ एनक्लोज करने होते हैं, इतने डिटेल्स हमें देने होते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो देयर इज वन डिक्लेरेशन अकम्पनीड विद एफिडेविट आल्सो व्हिच विल स्टडी। अगर मैं घर खरीदने जाऊंगी तो मुझे क्या क्या डिटेल चाहिए होगा, मुझे क्या क्या डिटेल चाहिए होगा? एकदम इतना टेक्निकल सोचने की ज़रूरत ही नहीं है ना। सोचिए कि आप एक अपना सुंदर सा प्यारा सा घर बनवाना चाहते हैं या फ्लैट खरीदना चाहते हैं, तो आप जाएंगे अगर देखने, तो आपको क्या क्या डिटेल चाहिए होगा। सबसे पहले आप क्या पूछेंगे, थोड़ा सा अपार्टमेंट के बारे में हम पूछते हैं, है ना। तो अपार्टमेंट के बारे में हम क्या पूछते हैं, क्या कारपेट एरिया, ऐसा कुछ हम टर्म यूज़ करते हैं। जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है आज पता चल जाएगा। तो कारपेट एरिया क्या है, यहाँ से वेंटिलेशन कैसा होगा, ऐसा कैसा होगा, कितने फ्लोर्स है यहाँ पे, एक फ्लोर पे कितने फ्लैट्स है, ये सारी हमारी कंसर्न्स होती है, राइट, एज अ कस्टमर। फिर हम पूछते हैं कि ये पूरा एरिया क्या है, किस लोकेशन पे है, मतलब
कहाँ पे सोसाइटी है, इसमें और क्या क्या आप फैसिलिटीज़ हमको प्रोवाइड करेंगे, क्या आपका पेमेंट स्ट्रक्चर होगा, कितनी ऑक्यूपेंसी हो चुकी है, कितनी नहीं हुई है। अगर ये न्यू प्रोजेक्ट नहीं है और हम कोई रनिंग ले रहे हैं, मतलब हम बाद में ले रहे हैं, तो ऑक्यूपेंसी भी हमारे लिए एक कंसर्न होती है, राइट। पार्किंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है ना, ये किस बिल्डर का है, क्योंकि हम ये भी जानना चाहते हैं कि कोई डिफॉल्टर बिल्डर तो नहीं है, जैसे हम बोलते हैं ना पार्श्वनाथ वगैरह, ये सब क्या है डिफॉल्टर बिल्डर्स, तो अलग अलग लिस्ट आ जाती है। वाई दे डिफॉल्टर्स, बिकॉज उन्होंने अगर डेडलाइंस वगैरह मीट नहीं की और कहीं पे भी धोखा किया लोगों के साथ, तो दे गेट इनटू द लिस्ट ऑफ डिफॉल्टर्स। सो नाउ वी नो कि हाँ यही बिल्डर अगर दोबारा भी काम कर रहा है और कोई और प्रोजेक्ट बना रहा है, तो वी हैव टू बी केयरफुल कि क्या ये हमें सही टाइम पे सही चीज़ दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। ऐसा तो नहीं कि हमारा पैसा तो ले लेंगे बट वो पैसा लेके उड़ जाएंगे। सो कौन दे रहा है, तो हम उनके बारे में भी जानना चाहते हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना उससे, अगर हमने बोला कि अच्छा डीएलएफ का प्रोजेक्ट है, ओके ओके, सो हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा राइज हो गया। क्यों, हमें पता चला कि ये दे एक्सेल इन डिलीवरिंग प्रोजेक्ट्स और इन्होंने पास्ट में इतनी जगह इतना अच्छा अच्छा काम किया है, तो ऑब्वियसली ये अच्छा ही काम करेंगे। बट जब हम पहली बार किसी का नाम सुनते हैं, अच्छा कभी सुना तो नहीं आपका नाम, ठीक है आप कह रहे हैं तो होंगे प्रॉमिसिंग, तो वहाँ पे थोड़े से हम एप्रीहेंसिव हो जाते हैं, राइट। सो वी ऑल्सो वांट टू नो कि उन्होंने क्या काम किया है क्या नहीं किया है। एज अ कंज्यूमर हमारे लिए कुछ हद तक इतनी चीज़ें काफ़ी होती हैं, बट सच पूछिए तो वी ऑल्सो मस्ट नो कॉन्ट्रैक्टर कौन है, मतलब आप किससे काम करवा रहे हैं, ठेके पे काम करवाना बोलते हैं ना कॉन्ट्रैक्टर। आर्किटेक्ट कौन है, मतलब हु इज़ द वन हु हैज़ एक्चुअली डिजाइंड द होल प्लान, राइट। और डायरेक्ट बिल्डर कभी सेल नहीं करता है, मतलब आप बिल्डर के साथ नहीं डील करोगे, आप उनके साथ नहीं बोलोगे हाँ हमें आपका प्रोजेक्ट पसंद है। उनके थ्रू क्या उनके नीचे क्या होते हैं, एजेंट्स होते हैं, रियल एस्टेट एजेंट। तो एजेंट कौन है, ये सारे डिटेल्स जनरली हम जानना चाहते हैं। सो बिकॉज हम जानना चाहते हैं एंड द गवर्नमेंट डज नॉट वांट कि इसमें कोई वेरिएशन हो, मतलब जो लोगों को बताया जाए वही एक्चुअल में दिया भी जाए, तो वो प्री हैंड ये सारी चीजें लेते हैं। मतलब जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं तो इतनी चीजें आपको ऑलरेडी एज एन अटैचमेंट देनी है, और अगर अथॉरिटी सेटिस्फाइड होगी आपकी इन चीज़ों से, आपकी ये डिक्लेरेशन से, आपके ये कंटेंट से, तो वो आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट करेंगे। अदरवाइज दे मे ऑल्सो रिजेक्ट योर रजिस्ट्रेशन, तो उसके बाद तो आप प्रोजेक्ट शुरू भी नहीं कर सकते हो। अगर करोगे तो आपके ऊपर पेनल्टी है, ठीक है, उसके अपने कंसिक्वेंसेस हैं विच वी विल स्टडी, राइट। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। देखो, दिस इज अ डिफरेंट हिरार्की एंड द लिस्ट दैट वी हैव इज डिफरेंट, ठीक है। तो आपको ऊपर नीचे ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ये इस सीक्वेंस में सिर्फ इसलिए लिखा हुआ है और इसीलिए मैंने आपको वन वन वर्ड लिख दिया है ताकि आपको ये याद करने में आसानी रहे, ठीक है। इफ़ यू वांट तो आप इसको इरेज करके अपने कुछ वर्ड्स में भी लिख सकते हो, और अदरवाइज आप एज इट इज हटा सकते हो, बिकॉज वी आर गोइंग टू रीड ऑल द पॉइंट्स, ठीक है। सबसे पहला है द डिटेल्स ऑफ हिज एंटरप्राइज। हिज एंटरप्राइज मतलब यहाँ पे हम किसके एंटरप्राइज की बात कर रहे हैं, प्रमोटर की। मतलब वो प्रमोटर कौन हो सकता है, प्रमोटर कोई कंपनी हो सकती है, कोई पार्टनरशिप, कोई प्रोप्राइटरशिप, कोई भी हो सकता है। तो उनके एंटरप्राइज के बारे में हम जानना चाहते हैं, ठीक है। जैसे एक ब्रीफ प्रोफाइल होती है ना, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द डिटेल्स अबाउट द एंटरप्राइज। ये एंटरप्राइज कब बना था, कितने साल पुराना है, अगर पार्टनरशिप है तो कौन कौन से पार्टनर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, इस टाइप की चीज़ें। दूसरा आता है द प्रोजेक्ट्स लॉन्च्ड बाय हिम इन पास्ट 5 years, ठीक है। एक एक करके मैं बताती हूँ। ये एंटरप्राइज का हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया। लेट्स मी यूज अनदर पेन। ये एंटरप्राइज का पॉइंट हमने यूज कर लिया, ये हमारा पास्ट प्रोजेक्ट्स आया। सेकेंड पॉइंट, पिछले सालों में, पिछले 5 सालों में कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं दैट दे हैव लॉन्च्ड। व्हाई वी वांट टू नो द पास्ट प्रोजेक्ट्स, वो अभी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद आता है हमारा कॉपी ऑफ अप्रूवल्स एंड कमेंसमेंट सर्टिफिकेट्स। ये क्या होता है मैम? से यू नीड टू गेट दिस रजिस्ट्रेशन, सबसे पहला। बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मैम कि अभी तो हम रजिस्ट्रेशन के लिए अटैचमेंट दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम इस अप्रूवल की तो बात कर ही नहीं सकते।
ऑब्वियसली आप इस अप्रूवल की बात नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसी अप्रूवल को तो ऑब्टेन करने के लिए आप ये अटैचमेंट दे रहे हो। तो यहाँ पे हम कौन से अप्रूवल की बात कर रहे हैं? ये कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है? ये कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है? तो कमेंसमेंट सर्टिफिकेट पे पहले पहुंचते हैं हम, ठीक है। और देखो, means the commencement certificate or the building permit or the construction permit by whatever name called issued by the competent authority। तो जो भी वहाँ की लोकल अथॉरिटी है उनके हिसाब से जो आपको परमिट लेना चाहिए। देखो, वी कैन नॉट वेस्ट टाइम ऑफ दिस पर्टिकुलर अथॉरिटी। हमारे पास पहले नेसेसरी परमिशन होनी चाहिए वहाँ पे स्टार्ट करने की प्रोजेक्ट को। हमको किसी भी बुकिंग करने से पहले, कोई भी चीज़ करने से पहले, मतलब पब्लिक के इन्वॉल्वमेंट से पहले, आई नीड टू गेट माई सेल्फ रजिस्टर्ड विद रेरा। बट मैं रेरा के पास रजिस्ट्रेशन के लिए क्या ऐसे हवाई में चले जाऊंगी? मुझे वहाँ की लोकेशन जब बतानी है रेरा को, तो मेरे पास नेसेसरी परमिट होनी चाहिए वहाँ पे काम करने की। तो वो जो नेसेसरी परमिट होती है, वो जो नेसेसरी अप्रूवल या कमेंसमेंट सर्टिफिकेट होता है, वो भी हमें ऑब्टेन करना होता है। वो हम रेरा को दिखाते हैं कि देखिए हमने सारे अप्रूवल ले लिए हैं, अब आप रजिस्ट्रेशन दीजिए, हमको रेरा नंबर दीजिए, ताकि हम लोगों को एडवर्टाइज करें, सेल करें, प्री बुकिंग लें, ये सारे काम शुरू करें। डू यू गेट माई पॉइंट? चलिए, इसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट, विच इज दी sanctioned plan, layout plan, specifications, and then the next is plan of development works। तो ये हर तरीके का प्लान। देखो, डेवलपमेंट वर्क्स क्या होते हैं? जैसे फायर एक्सटिंग्विशर है, ये क्या है? डेवलपमेंट वर्क्स है। ड्रिंकिंग फैसिलिटीज है, ये क्या है? या आप सोलर प्लांट वगैरह लगा रहे हैं, ये सारे क्या है? ये आपके डेवलपमेंट वर्क्स हैं। तो आपका इस तरीके का कोई प्लान, आपका कोई लेआउट प्लान, लेआउट प्लान तो आप समझते होगे, राइट? अगेन वील मूव टू द डेफिनेशन। सैंक्शनड प्लान की डेफिनेशन देखिएगा। सैंक्शनड प्लान मीन्स द साइट प्लान, बिल्डिंग प्लान, सर्विस प्लान, पार्किंग एंड सर्कुलेशन प्लान, लैंडस्केप प्लान, लेआउट प्लान, zoning plan and other plan, and include structural designs if applicable, permissions such as environment permission and other permissions। सैंक्शनड प्लान, इसीलिए हमने परमिशन की भी बात की है। देखो, द फर्स्ट थिंग दैट वी आस्क जब भी हम कोई साइट विजिट करते हैं, तो वो क्या होता है? प्लान दिखाइए, राइट? आप लेआउट दिखाइए, बताइए व्हाट इज द डिज़ाइन। तो वो आपको बताते हैं कि देखिए यहाँ पे ये 4 टावर होंगे, बीच में चिल्ड्रंस प्ले एरिया होगा, यहाँ पे आपका एक क्लब हाउस बनेगा। ऐसे अलग अलग उनके तरीके हो सकते हैं। सो वी कैन हैव द होल साइट प्लान। हमारा बिल्डिंग का अलग प्लान होता है कि अ बिल्डिंग इज गोइंग टू बी ऑफ 4 फ्लोर्स, हर फ्लोर पे 2 फ्लैट्स होंगे, ऐसा हो सकता है। हमारा सर्विस प्लान, मतलब जो और सर्विसेज हम प्रोवाइड करने वाले हैं। पार्किंग प्लान, पार्किंग प्लान मतलब इतनी हम इंडोर पार्किंग देंगे, या बेसमेंट में हमारी पार्किंग होगी, इतनी हमारी आउटडोर पार्किंग होगी, या हम यहाँ पे बाहर आपको पार्किंग देंगे, वो कैसा है। सर्कुलेशन प्लान, जितना भी लैंडस्केप प्लान, लेआउट प्लान, जोनिंग प्लान, अलग अलग जोन्स, मतलब हर एक तरीके का प्लान इस सैंक्शनड प्लान में इंक्लूड हो गया। और अगर आपको कोई परमिशन की ज़रूरत है, ठीक है, तो वहाँ पे वो परमिशन, जिस भी अथॉरिटी से आपको परमिशन चाहिए, तो ये सारी की सारी चीज़ हमारी क्या हो गई? स्ट्रक्चरल सैंक्शनड प्लान में इंक्लूड हो गई। सो हमारे प्लान ऑफ डेवलपमेंट वर्क, सैंक्शनड प्लान, लेआउट प्लान, ये सारी चीज़ें हमारे प्लान में ही कवर हो गई, ठीक है। इसके बाद है हमारा लोकेशन, ठीक है। लोकेशन तो आई डोंट थिंक कि कोई भी प्रॉब्लम है ही। लोकेशन में आप पूरा बताते हैं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के साथ, ठीक है। ऐसा नहीं बताना है कि हाँ एड्रेस दे दिया हो गया, ठीक है। तो पूरा प्रॉपर लोकेशन होती है। देन यू हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट द अपार्टमेंट्स, ठीक है। अपार्टमेंट्स मतलब क्या? कितने अपार्टमेंट्स होंगे, कितने टाइप के अपार्टमेंट्स होंगे, उसका कारपेट एरिया वगैरह क्या होगा। कारपेट एरिया से मुझे याद आया कि कारपेट एरिया भी आपको समझना ज़रूरी है। कारपेट एरिया, कॉमन एरिया, इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू।
Carpet area, common area, important from examination point of view. देखो, अब डेफिनेशन के पार्ट में स्टार्टिंग से आ जाते हैं. इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस क्या होती हैं? एग्रीमेंट फॉर सेल, नथिंग एट ऑल. सेल जो एग्रीमेंट होता है प्रमोटर और अलॉटी के बीच में. अब सवाल ये उठता है कि अलॉटी कौन है. तो अलॉटी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, बिकॉज अभी तक हम अलॉटी के ऊपर पहुंच रहे ही नहीं है. अभी तो हम क्या कर रहे हैं, अलॉटी के पहले वाला ही काम कर रहे हैं. उसके बाद आता है हमारा कारपेट एरिया. सी, जब हम बोलते हैं ना किसी फ्लैट का कारपेट एरिया, ये हमारा फ्लैट का लेआउट है. ये हमारी क्या होती है, पूरी फ्लैट की बाउंड्री, राइट. जो आउटर वॉल्स हम बोलते हैं, ये हमारी क्या होती हैं, इनर वॉल्स होती हैं. सो ये हमारा एक रूम हो सकता है, ये हमारा दूसरा रूम हो सकता है, ये हमारा तीसरा रूम हो सकता है, ये हमारा किचन हो सकता है. एंड दिस कैन बी आवर बालकनी. क्योंकि मैम इतना गंदा प्लान कौन बनाता है? सो प्लान हमारा कंसर्न नहीं है. दिस कैन बी अ वॉशरूम, राइट. ठीक है. तो ये मान लीजिए अगर हमारा प्लान है, तो मार्क माई वर्ड्स, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना. हमारा कारपेट एरिया क्या होगा? This is going to be our carpet area. This is going to be our carpet area. मतलब इस आउटसाइड वॉल को हमने छोड़ दिया. वॉल भी तो बनती है ना, इतनी मोटी वॉल बनती है, तो ये एरिया कहाँ गया? ये एरिया हमारे कारपेट एरिया में इंक्लूड नहीं होता है. ठीक है. और हमारी जो बालकनी या इस टाइप की स्पेसेस होती हैं, ये भी हमारे कारपेट एरिया में इंक्लूड नहीं होती हैं. सो it means the net usable floor of an apartment excluding the area covered by external walls, areas under service shafts, exclusive balcony or veranda area and exclusive open terrace area, but includes the internal partition walls of the apartment. तो ये जो हमारी walls हैं, ऑल्दो ये भी हम यूज नहीं कर रहे हैं. अगर हम नेट यूजेबल एरिया बोले तो ये जो दीवार खड़ी हुई है, इस दीवार को थोड़ी ना हम यूज कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो हमारी यूज की ही है, बिकॉज वी वांट दैट सेपरेशन, राइट. तो वो हमारी कारपेट एरिया में इंक्लूड होती है. सो दिस इज क्वाइट ऑफन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन की कारपेट एरिया क्या है और कॉमन एरिया क्या है एंड हाउ डज इट डिफर. कारपेट एरिया समझ में आ गया क्या है. कॉमन एरिया समझने के लिए या उसके डिफरेंशिएशन को समझने के लिए कॉमन एरिया पे जाना पड़ेगा. कमेंसमेंट सर्टिफिकेट आपको पता है. वील मूव टू कॉमन एरिया. कॉमन एरिया मीन्स द एंटायर लैंड फॉर द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स. पूरा का पूरा लैंड कॉमन एरिया हो गया, जिसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कराते हो. मतलब अगर आप फेजेस में करा रहे हो तो द फेज 1, तो वो फेज 1 पूरा हमारा कॉमन एरिया हो गया, विच इंक्लूड्स, नाम से समझ में आ रहा है ना, कॉमन एरिया, दैट इज कॉमन फॉर ऑल. स्टेयरकेस हो गया, कॉमन है. लिफ्ट, लॉबीज, फायर एस्केप्स, कॉमन एंट्रेंसेस, बेसमेंट, टेरेस, चिल्ड्रन एरिया, पार्क, ओपन पार्किंग. देन जहाँ पे ऑफिसेस होते हैं ना हर बिल्डिंग में, तो मैनेजमेंट वगैरह जहाँ पे काम करते हैं, या जहाँ पे हमारे इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन, वाटर स्टेशन, अलग अलग चीज़ें होती हैं कि यहाँ से ये हो रहा है, वहाँ से वो हो रहा है, दे आर ऑल कॉमन एरियाज. वाटर टैंक्स वगैरह लगे हैं, वो सब कॉमन एरियाज. आप हो सकता है आपकी सोसाइटी में क्या है, आपने 3 शॉप्स खोल के दी हैं जहाँ पे बेसिक डेली नीड्स वगैरह, दूध, दही, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं. सो अगर ऐसा कुछ कमर्शियल या कम्युनिटी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं आप, क्लब हाउस वगैरह है, वो सारे क्या हो गए, कॉमन एरियाज हो गए. कोई भी और पोर्शन ऑफ द प्रोजेक्ट विच इज़ नेसेसरी फॉर द कन्वीनियंस, मेंटेनेंस, सेफ्टी, दैट इज़ ऑल द कॉमन एरिया. तो हमारा ये हो गया कारपेट एरिया, सब हो गया हमारा कॉमन एरिया. कारपेट एरिया विच इज़ नेट यूजेबल एरिया ऑन द फ्लोर, और कॉमन एरिया मतलब बाकी सब एरिया. ठीक है. सो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, कारपेट एरिया और कॉमन एरिया में. तो हमें एक अपार्टमेंट में कितना कारपेट एरिया है, क्या उसका लेआउट प्लान वगैरह रहेगा, ये सारे डिटेल्स भी फर्निश करने होते हैं. इफ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, द नंबर एंड एरियाज ऑफ गैराज फॉर सेल. मैम गैराज क्या होता है?
तो गैराज आपने सुना तो होगा कि क्या होता है, जहां पे हम गाड़ी खड़ी करते हैं, राइट? सो इज गैराज एंड पार्किंग द सेम थिंग? द आंसर इज नो। गैराज का मतलब होता है, देखो पार्किंग हमारी कैसी भी हो सकती है। हमने फ्लैट्स लिए, मान लीजिए पार्किंग हमें दे दिया गया, ये पार्किंग आपको अलॉट की गई है, दिस इज एन ओपन पार्किंग और ये आपको अलॉट की गई है, दिस इज नॉट गैराज, ये गैराज नहीं है। गैराज क्या होता है? विच इज एनक्लोज्ड स्पेस, ठीक है? वो क्या होगी, या तो 3 साइड्स पे वॉल हो, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ से ऐसे गाड़ी जा रही है आपकी, राइट? तो आपकी एनक्लोज्ड स्पेस हो for parking any vehicle but does not include an uncovered parking area such as open parking space. तो ये जो पार्किंग हमको मिलती है वो गैराज में इंक्लूडेड नहीं होती है। तो कई बार होता है ना कि गैराज इज ऑल्सो फॉर सेल, तो अगर ऐसा कुछ है सो यू ऑल्सो नीड टू इन्फॉर्म अबाउट गैराज। इसके बाद आता है हमारा द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ हिज रियल एस्टेट एजेंट्स। अभी एजेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट, आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, ये सब कौन है, ठीक है? और ये डीड जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, बट आई थिंक आई मिस्ड दैट पर्टिकुलर पॉइंट, राइट? हाँ, वो मैंने आपको ऊपर बताया था। Didn't I tell you this? देखो एक और पॉइंट है जो आपको डीड का दिख रहा होगा, प्रोफॉर्मा ऑफ द अलॉटमेंट लेटर, एग्रीमेंट फॉर सेल या कन्वेंस डीड प्रपोज टू बी साइंड बाय द अलॉटी, जो मैंने मिस कर दिया। वो क्या है? आप क्या एग्रीमेंट कराने वाले हो, आप क्या एग्रीमेंट कराने वाले हो, मतलब जैसे आप अलॉटी को ऑब्वियसली हायर करेंगे तो आप उनके साथ करेंगे ना एक एग्रीमेंट फॉर सेल। आपने उनसे बुकिंग अमाउंट ले लिया और आपने उनके साथ एक एग्रीमेंट किया कि आई एग्री टू सेल यू दिस पर्टिकुलर हाउस 2 years लेटर, जितना भी टाइम है, एट सच एंड सच प्राइस। तो ये जो हमारे बीच का एग्रीमेंट होगा, इसके टर्म्स एंड क्लॉजेस क्या होंगे, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगे? ऐसा तो नहीं कहीं कोई हार्श कंडीशन आप डाल देंगे बायर पे जो बायर समझ नहीं पाएगा। तो बायर के हित में अथॉरिटी समझना चाहती है, इसलिए वो आपसे इसकी भी कॉपी मांगेगी, ठीक है? तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको अपने एप्लीकेशन के साथ एज अटैचमेंट फर्निश करनी होगी टू रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसके साथ साथ आता है एक ये डिक्लेरेशन विद एफिडेविट। ये क्या है? अ डिक्लेरेशन सपोर्टेड बाय एफिडेविट, जिसमें लिखा होता है कि या तो मैं इस लैंड का ओनर हूं और मेरे पास एक वैलिड टाइटल है, अगर मैंने किसी और से लैंड लिया है तो उसने ये मुझे लैंड दिया है, उसका एक लीगल टाइटल, ठीक है? मतलब यू हैव टू सब्सटैंशिएट दिस दैट यू आर लीगली एंटाइटल्ड टू कंस्ट्रक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर लैंड। दूसरा है लैंड इज फ्री फ्रॉम ऑल एनकम्बरेंसेस, मतलब ऐसा नहीं कि आपने इस लैंड के अगेंस्ट लोन लिया हुआ है, ठीक है? दिस लैंड डज नॉट बिलोंग टू यू, राइट? आप इस लैंड को बेचने वाले हैं, सो इट हैज टू बी फ्री फ्रॉम ऑल एनकम्बरेंसेस, ठीक है? आप कितना टाइम पीरियड, नहीं देखो ऐसा हो सकता है कि अगर ऐसा कुछ है, किसी और का इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में क्रिएटेड है, तो आपको उसका डिटेल फर्निश करना है। इट हैज़ टू बी थोड़े टाइम में हट जाना चाहिए, एटलीस्ट जब आप सेल कर रहे हो तब वो चीज़ें हट जानी चाहिए। तीसरी बात, कितने टाइम में आप ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देंगे? आपने बोला कि हम 4 साल में करके देंगे, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, अपना एक डिक्लेरेशन देना है और उसमें एफिडेविट के साथ लगाना है कि 4 साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, और आई डिक्लेयर कि इससे जितना लोगों से मैं पैसा लूँगा उसका 70% एक सेपरेट अकाउंट में रखेंगे जो सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होगा, ठीक है?
सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए या लैंड के लिए, लैंड की कॉस्ट के लिए भी डेफिनेटली यूज़ हो सकता है। इज दिस क्लियर? सो ये 4 चीज़ों का डिक्लेरेशन विद एफिडेविट अलॉन्ग विद दीज अटैचमेंट्स हम सबमिट करते हैं ये एप्लीकेशन टू रेरा, और उसके बाद दिस फॉलोज, दैट इज अथॉरिटी विल ग्रांट द रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज। और जब हमको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है तो साथ साथ एक रजिस्ट्रेशन नंबर और एक लॉगिन आईडी पासवर्ड भी मिलता है, जिससे जाके हम एक वेब पेज क्रिएट करते हैं विच एनी वन कैन एक्सेस। ठीक है, तो वहाँ पे अगर वो जाएंगे तो दे विल गेट ऑल द डिटेल्स रिलेटेड टू रेरा। बाकी रिजेक्शन भी हो सकता है एज आई टोल्ड यू। ठीक है, एंड इफ देयर इज नो रिप्लाई तो हम मान लेते हैं दैट द प्रोजेक्ट इज डीम्ड टू हैव बीन रजिस्टर्ड। क्लियर?